वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि स्वस्थ और सकुशल होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कोर कंसेप्ट पहले देख लो कि इस वीडियो में तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें रहेगा। पहला, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का, उसमें वेरिएबल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म और डिग्री जो हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल में डिस्कस किया है उसी को थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन में समझ लेंगे। और इसका कुछ सॉल्यूशन मैंने दिया है, तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लिया है, उसको सॉल्व करना सिखाया ताकि एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को सॉल्व करने में तुम्हें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम जानते हैं ये इक्वेशन होता कैसे है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और साथ में टू वेरिएबल्स है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होता है वो 1 होता है। हाईएस्ट पावर जो होगा वो 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा और 1 से कम हो ही नहीं सकता। 0 हो गया तो वहां पे वेरिएबल ही नहीं रहेगा। यानी कि लीनियर इक्वेशन में मतलब ये जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, अदर्स नहीं होना चाहिए, 1 ही होना है। साथ में इसका ये जो ए और बी देख रहे हो, जो एक्स के साथ ए है और वाई के साथ बी है, इसे कहते हैं उसका कोएफिशिएंट। यानी कि ए को कहेंगे एक्स का कोएफिशिएंट, यानी ए का वैल्यू कुछ रहेगा, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ रह सकता है, उसे हम कहेंगे एक्स का कोएफिशिएंट, और वाई का कोएफिशिएंट कहलाएगा बी। ए और बी दोनों रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं होगा। क्यों? देखो, अगर ए 0 हो गया, अगर मान लो कि a इज इक्वल टू 0 हो गया, यहां a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स यानी 0 इंटू एक्स, यानी कि इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। और जैसे ये 0 हो गया मतलब यहां से मेरा वेरिएबल गायब हो गया, एक वेरिएबल अगर बच गया तो ये लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स वाला वर्ड बेकार हो जाएगा। तो टू वेरिएबल चाहिए मुझे, मेरे इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहेगा एक्स और वाई के रूप में। तो ये हम समझ गए कि वेरिएबल्स क्या होता है। कोएफिशिएंट को हमने बताया, एक्स के साथ जो भी न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा उसे हम कोएफिशिएंट दिया। बहुत समय ऐसा रहता है कि एक्स के साथ या वाई के साथ या जो भी वेरिएबल दिया उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रहता है, दूसरा कोई वेरिएबल टाइप का रहता है, हम उसे वेरिएबल नहीं कहेंगे, हम उसे कोएफिशिएंट कहेंगे और मान लेंगे कि इससे कुछ वैल्यू होता है। तो चलो इतना जब समझ गए कोएफिशिएंट और वेरिएबल को, तो फटाफट हम लोग कांस्टेंट को समझ लेते हैं। कांस्टेंट क्या है? ये जो सी के साथ है ना, सी के यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही दिया रहेगा, यानी कि वहां पे कोई भी मेरा वेरिएबल नहीं रहेगा। तो सी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसलिए लिखा है कि सी इज द कांस्टेंट टर्म। तो हमने दो चीज सीखा, वेरिएबल और कोएफिशिएंट। वेरिएबल जो एक्स वाई ये सब रहेगा जो सेकंड में, और कोएफिशिएंट जो एक्स के साथ रहेगा वो एक्स का कोएफिशिएंट, जो वाई के साथ रहेगा वो वाई का कोएफिशिएंट। और दोनों ही कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, अदर कोई भी रियल नंबर चलेगा। यानी कि माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। ओके, अब ये सी क्या है? मेरा कांस्टेंट है। सी कांस्टेंट है मतलब सी 0 भी होगा तो भी चलेगा, बट सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। अब आते हैं हम लोग डिग्री। पहले ही मैंने कहा कि हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो इसका हाईएस्ट पावर होना है 1। वही चीज मैंने यहां समझाया है, द हाईएस्ट पावर ऑफ बोथ वेरिएबल्स इज ऑलवेज 1 व्हिच मेक्स द ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन मैंने क्या जोड़ा है, व्हिच मेक्स द ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। यानी कि जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा मुझे, भले वो कोई भी दिशा से हो, कोई भी साइड से हो, बट मिलेगा स्ट्रेट लाइन ही। ये बात का ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने यहां पे कुछ सॉल्यूशन तुम्हें सिखाने के लिए कुछ क्वेश्चन लिया है। पहला, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है। उसके बाद मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि 3 जो कंडीशन आएगा, 3 कंडीशन तुम्हें मिलेगा कि जब 2 लीनियर इक्वेशन मुझे दिया हुआ रहेगा, उनका ग्राफ में जब हम दिखाएंगे, या तो दोनों पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे कटेगा, यानी कि मेरा ग्राफ ऐसा बन सकता है, मान ले ऐसा 2 लाइन बना, तो पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट पे कटेगा, या ऐसा हो सकता है कि दोनों कहीं भी नहीं कटे, यानी कि दोनों रेलवे लाइन जैसा पैरेलल लाइन चलता रहे, कहीं भी नहीं कटेगा। या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही लाइन एक ही जगह पर मौजूद हो, दोनों ही लाइन एक ही जगह पे एक के बाद एक मौजूद हो, ऊपर में एक के ऊपर एक लाइन हो। तो ये तीनों ही कंडीशन में कितना कितना सॉल्यूशन निकलेगा और किस तरह से इनको हम सॉल्व करेंगे, मैंने वो सारा का स्लाइड बना के रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम है ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम एक ग्राफ कॉपी में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं और इसमें जो वैल्यू है एक्स और वाई का हम पुट करते हैं। तो जहां जहां भी वैल्यू पुट होगा हम इसको मिला के देखेंगे तो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। नॉट नेसेसरी ऐसा ही बने, कुछ और ऐसा भी बन सकता है, बट बनेगा ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और ऑलरेडी तुम्हारे किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, तो एकदम टेंशन ना लो। एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का सॉल्यूशन तुम्हें इस वीडियो के बाद लगातार मिल जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे जो भी लीनियर इक्वेशन मुझे दिया हुआ है एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। अच्छा, एवरी पॉइंट एक्स वाई ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, क्यों बोला है ऐसा? बोल रहा जो भी पॉइंट एक्स और वाई का होगा ना वो उस लाइन का सॉल्यूशन होगा, यानी नॉट नेसेसरी कि तुम इसी को देखो। हो सकता है कि ये तुम्हारा जो है ये पॉइंट, यहां से अगर हम x का वैल्यू निकाल के लाए तो मुझे y का भी वैल्यू मिलेगा। खैर ये सारा चीज हम लोग जब ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे तो मैं एक एक चीज एक एक कोऑर्डिनेट को मैं बताता जाऊंगा। अब एनी पॉइंट दैट डज नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट अ सॉल्यूशन। भैया ऐसा कोई लाइन बनेगा ही नहीं कि उस लाइन पे ना कटे, या तो x में या y में कहीं ना कहीं कटेगा। अगर मान लो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, यहां तक तुमने ऐसा पॉइंट लिया है कि यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट आया, अगर ये तीनों पॉइंट आया है और तुम देख रहे हो कि मेरा तो स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा ही नहीं, कोई भी लाइन को नहीं कटा है, नहीं, अपना खुद का पेंसिल खुद का स्केल से इसको आगे बढ़ा के लाइन को काटो, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सेस, ये सारा चीज मैं क्लियर करता जाऊंगा, चिंता मत कर। देख, when two linear equations use the same two variables, they form a pair of linear equations in two variables or a system of simultaneous equations। बोल रहा जब दो इक्वेशन मुझे दिया रहेगा जिसमें वेरिएबल मेरा सेम रहेगा, वेरिएबल देख x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, कांस्टेंट अलग हो सकता है, कोफिशिएंट अलग हो सकता है, वेरिएबल x x y y ही रहेगा। अब इसमें बताना क्या चाह रहा है, अगर इसका कोफिशिएंट को a1 ले ले, इसका b1 ले ले और इसका कांस्टेंट को c1, इसका अगर कोफिशिएंट को a2 ले ले, b2 ले ले और कांस्टेंट को c2, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? तो हम इसको पढ़ेंगे x का पहला इक्वेशन का, इसको मान लेना पहला इक्वेशन, इसको मान लेना दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1 और कांस्टेंट है c1। सिमिलरली अगर हम पढ़ेंगे इक्वेशन 2 के लिए, x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b2 और c2 है कांस्टेंट। इतना समझ गए? इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है जरा देखो, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ये आगे चल के समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नहीं भी समझोगे ना, इसको नहीं भी समझोगे ना तो भी तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। देखो इसको, देखो इस टेबल को हमने अभी पढ़ा ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसका एक रिलेशन बना हुआ है। ये तीन रिलेशन को ध्यान से अगर देखेंगे, यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, कोफिशिएंट का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे इन तीनों में से कौन सा रिलेशन को ये जो है सार्थक करता है, कौन सा रिलेशन को ये मजबूती से पकड़ा हुआ है। अगर उस रिलेशन को ये मानता है तो उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। कैसे? देखो, अगर a1 बाई a2 निकाले और b1 बाई b2 निकाले, ये पहला वाला देखो, a1 बाई a2 निकाले और b1 बाई b2 निकाले, ये दोनों अगर इक्वल नहीं हुआ, अलग अलग वैल्यू निकला, पूरा सॉल्व करना कटुम कुटुम सब कुछ करके, सॉल्व करने के बाद अगर मेरे को वैल्यू इक्वल नहीं मिला, दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन एक, केवल एक सॉल्यूशन होगा, ओनली यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलना क्या चाह रही है? देख, इसका ग्राफ जब बनेगा ना कुछ इस तरह से बनेगा, यानी केवल एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां ये कटेगा, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा ये दोनों इक्वेशन के लिए, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशन में अगर हम पुट कर दे तो उस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। क्लियर है? दूसरा अगर a1 बाई a2 निकाला, b1 बाई b2 निकाला और साथ में c1 बाई c2 भी निकाला, तीनों का a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, और मुझे दिखा कि तीनों का तीनों तो इक्वल वैल्यू है। अगर तीनों का तीनों इक्वल वैल्यू है, इसका मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उन दोनों इक्वेशन में अगर x और y का वैल्यू हम लोग मिलाने लगेंगे
तो देखो देखो मेनी सॉल्यूशन मतलब खत्म ही ना होने वाला, यानी कि उसका जब ग्राफ बनाओगे, अगर एक लाइन ऐसा बन गया, दूसरा लाइन जो है इसी के ऊपर हुबहू ऐसा ही बन जाएगा एकदम, यानी एक दूसरे को ढक लेगा। क्लियर है? यानी मेनी सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट पे ये लोग मिलेंगे, हर एक पॉइंट पर मिल जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। तीसरा, अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल हुआ, बट c1/c2 इक्वल नहीं हुआ, c1/c2 इक्वल नहीं हुआ, तो इन दोनों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। क्यों? ये रेलवे लाइन के जैसा पैरेलल चलता चला जाएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा ही जाएगा, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, काटेगा ही नहीं, तो मुझे एक्स और वाई का पर्टिकुलर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सके। ओके, चल नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। हम पहले ग्राफिकल मेथड का बात की है, पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या मेथड है? अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अलजेब्रिक मेथड में भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफिकल में है तो ग्राफिकल का बात कर लेते हैं। अलजेब्रिक में हम 3 प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। कौन कौन सा तुम्हें पता होना चाहिए? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों ही मेथड मैं सिखाऊंगा। उससे पहले ग्राफिकल मेथड को थोड़ा सा समझ लिया जाए। फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस। किसका? जो तुमको इक्वेशन दे दिया रहेगा ना, मान ली एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, 2x + 3y = 12 दे दिया है। हम यहां पे एक टेबल बना लेंगे और x लिख देंगे, y लिख देंगे। इस इक्वेशन में कोई भी एक चीज का वैल्यू को तुम खुद से पुट करो, खुद से। यानी कि मान लो कि हम y को अगर 2 बोलते हैं, तब x कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करके निकालो। y का वैल्यू को पुट करो 2, तो कुछ तो निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। हो सकता है 3 निकल जाए, हो सकता है 3 निकल जाए। अब मान लो हम y का वैल्यू को चेंज कर देते, दूसरा कुछ कर देते, -2 कर देते। नहीं, 2 - 2 जरूरी नहीं, कुछ भी रखो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अगर मान लो -2 कर देते, हो सकता है कि x 9 निकल जाए। तो मिनिमम 2 वैल्यू जरूर निकालना है एक इक्वेशन का। ऐसे ही दूसरा एक इक्वेशन दिया रहेगा इसी के साथ, उसका भी इसी तरह से टेबल बना के x और y का वैल्यू हम निकालेंगे। अब उन वैल्यू को हम ग्राफ कॉपी में पुट करेंगे। इस इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस इक्वेशन के लिए दूसरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन कैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है मींस एक दूसरे को काट रहा है, कि पैरेलल चला जा रहा है, कि एक दूसरे के ऊपर आ जा रहा है। उसी से निकालेंगे सॉल्यूशन। तो वही बोल रहा है, फाइंड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फॉर बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस के लिए मिनिमम 2 वैल्यू जरूर निकालना। ओके, गॉट इट। प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, जो मैंने तुरंत बताया, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में उससे लाइन बनाएंगे, बनेगा स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। ऑब्जर्व द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या क्या आप करेंगे? अगर ऐसा इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को काटा है, तो ही मेरा सॉल्यूशन है। कैसे? अगर ये पॉइंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या 3 और 2 है, कुछ भी हो सकता है, तो ये पहला वाला वैल्यू x का कहलाएगा, ये दूसरा वाला वैल्यू y का कहलाएगा। पहला वाला ऑलवेज x का होता है, दूसरा वाला हमेशा y का होता है। ये कोऑर्डिनेट का नियम है। तो वही चीज ये बता रहा है, इफ दे क्रॉस एट h एंड k देन x = h। देखो, पहला वाला वैल्यू को x लिया है और दूसरा वाला जो k निकला है उसको y लिया है। इज द यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन को सार्थक करता है। समझ में आया? जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, मैथ बनाएंगे ना, और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। चलो, इफ दे फॉर्म अ सिंगल लाइन सॉल्यूशन आर इनफिनिट। अगर एक दूसरे के ऊपर ही आ गया, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अगर एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं किया कहीं से भी, यानी कि रेलवे लाइन के जैसा पैरेलली चल रहा है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? चलो, अब आते हैं अलजेब्रिक मेथड, जिसका मैं बात कर रहा था। सबसे पहला मेथड क्या मैंने बताया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे ही 2 वेरिएबल वाला मेरे को इक्वेशन मिलेगा ना, पहला या दूसरा कोई भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल को दूसरे के तुलना में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हटाएंगे, उसको हटा देंगे वहां से। दूसरे वाले के वेरिएबल के साथ उसका जो रिलेशन निकला उसको यहां लाके पुट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं तुम्हें बता देता हूं। मान लो मैंने फिर उसी को लिया, 2x + 3y = 12। तो यहां पे हम देखेंगे 2x = 12 - 3y होगा, यानी कि x = 12 - 3y/2 होगा। हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां जो x है ना, उसके जगह पर इसको पुट करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में। मान लो सेकंड वाला इक्वेशन अगर ऐसा दे दिया है कि x + y = 5, तो हम सेकंड इक्वेशन में यहां पे 12 - 3y/2 लिखेंगे x के जगह पर, प्लस y = 5। अब देखो तो जरा मेरे मैथ में,
पूरे के पूरे मैथ में अब मेरा y है, x कहीं से भी नहीं है, यानी x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये समझ में आया? अब फायदा क्या होगा इससे, मेरे पूरे इक्वेशन में अब y बचा है, सिर्फ y बचा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। नॉर्मल सिंपल फंक्शन ऐसा सॉल्व करते हैं, y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे ही y का वैल्यू निकल जाएगा, हम इसमें y का वैल्यू को पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी दोनों मैंने कोऑर्डिनेट निकाल दिया x एंड y। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है, काटना है, मारना है, भगाना है, उसको एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट मत करो, उसके बदले किसी को मत लाओ, उसी को काट डालो। गॉट इट? तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर दिया हुआ है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। कैसे? मान लो अगर ये मेरा 1 नंबर इक्वेशन है और ये मेरा 2 नंबर इक्वेशन है, ये मुझे x को इक्वल करना चाहे तो इस 2 नंबर इक्वेशन को पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा का पूरा इक्वेशन पर काम करना, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। तुमको अगर सर 10 नहीं मिला, 2y नहीं मिला, नहीं, कोई एक मिलेगा, कोई वेरिएबल, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है इसको मिलाना था, इसको इसीलिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया कि 2x आ जाए। तब हम इसको आइदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, दोनों में से कोई मेथड से, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई एक मेथड से सब एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर वेरिएबल है और उसका कोएफिशिएंट सेम है तभी तो हम काम कर पाएंगे। अगर दोनों का सिंबल अलग अलग है तो एडिशन करेंगे, कट जाएगा। अगर दोनों का सिंबल एक ही है तो फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्यों? ताकि सेकंड वाला का सिंबल चेंज हो जाए। ये सब मैथ में मैंने ऑलरेडी बताया है, फिर बताऊंगा, यहां तक कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करवाऊंगा 3.1 और 3.2। एकदम निश्चिंत होकर पूरा वीडियो देखो, एक एक चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये रहा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक के बदले दूसरे को बैठाएंगे, पुट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में कोई एक कोएफिशिएंट को वेरिएबल के साथ इक्वल करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ दोनों को वहां से एलिमिनेट करेंगे, काटेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। भैया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देखो, मेरे को कंडीशन पहले दे दिया है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस कब होगा? याद करो वो स्लाइड जिसमें मैंने तुम्हें बताया था, तीन ही तो कंडीशन था, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2। पहले ऐसा करते हैं, सबको इक्वल वाले को देखते हैं। क्या तीनों इक्वल है मान ले, क्या बोलेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं, तीनों को तीनों इक्वल है ना, यानी कि इसमें सबको ही मिला जुला है, सब एक दूसरे के बराबर है, एक जैसा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेनी सॉल्यूशन। समझ ले, भीड़ है, सारे आदमी मौजूद है वहां पे, भीड़ है वहां पे, तो यहां पे मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। अब ऐसा करते हैं कि भैया a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल है, बट c1 by c2 जो है ना वो इक्वल नहीं है। यहां पे ध्यान दें, a1 by a2 b1 by b2 का तो इक्वल है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू जो उसको सॉल्व करके देगा वो इक्वल नहीं हो रहा, मान नहीं रहा है। यानी कि यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, यहां पे मारपीट झगड़ा हो रहा है, नो सॉल्यूशन। अब ओनली a1 by a2 और b1 by b2 को निकाल, और यही दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, बाद में कांस्टेंट तो बाद में, यही दोनों आपस में इक्वल नहीं हुआ। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सब अपने अपने में है, ये अपना चलाना चाह रहा है, ये अपना चलाना चाह रहा है, तो ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक राजा होगा। ये प्रजाओं की भीड़, और यहां न राजा ना प्रजा, कोई बात नहीं मान रहा है, शांति किया हुआ है, लड़ रहा है। तो यहां हम लोग बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा जो इन दोनों इक्वेशन के लिए सार्थक होगा। क्लियर? तो देख थोड़ा सा न्यूमेरिकल को, बोला है मेरा पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इजिकल टू 7, इजिकल टू 7 का अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर हो तो क्या होगा, 2x प्लस 3y इधर आ जाएगा तो -7 इजिकल टू 0। अब जरा देख तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 हुआ ना, यानी कि a1 इजिकल टू मेरा 2 हुआ, b1 इजिकल टू 3 हुआ और c1 इजिकल टू -7 हुआ। इसमें प्लस माइनस का सिंबल बहुत मायने रखता है, तो माइनस सिंबल जब आए तब तो जरूर लिखना, भले प्लस वाले को मत देना क्योंकि कुछ नहीं रहता, मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस है, बट माइनस वाले को जरूर लिखना। तो चलो a1 b1 c1 मिल गया, तो a2 b2 c2 देख लेते। इसमें क्या है भैया, इसको भी 3 को इधर लाएंगे तो k माइनस 1x प्लस
के प्लस 2y इजिकल टू 3 के है, तो इजिकल टू के जगह पर हम लोग 3 के को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो -3 के इजिकल टू 0। अब जरा देखो तो ये a2x, ये b2y और ये c2। a2 क्या निकला k-1, देखो यहाँ a2 है k-1, b2 क्या है k प्लस 2, c2 क्या है -3 के। जैसे हमने ये तीनों लिख लिया है a1 b1 c1 और इसका तीनों a2 b2 c2, हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं ना, a1 बाई a2 क्या होगा, b1 बाई b2 क्या होगा, c1 बाई c2 क्या होगा। ये जैसे हम लोग निकाल लेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, 2 बाई k-1, 3 बाई k प्लस 2, -7 बाई 3 के। अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ था तुमको क्वेश्चन में, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कब होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सारे सारे लोग मौजूद है, सब इक्वल है, यानी कि ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इक्वल है। इसको अगर ले लेंगे हम लोग तो भैया यहां से एक काम करते हैं, a1 बाई a2 जो दिया है और ये जो c1 बाई c2 दिया है और ये जो b1 बाई b2 दिया है, कोई भी एक पेयर को लेके हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने चलो पहला ये दोनों को ले लिया, पहला दोनों को लिया तो क्या हुआ, पाइसियम कर दिया, तो 2 के साथ k प्लस 2 मल्टीप्लाई, 3 के साथ k-1 मल्टीप्लाई, क्या निकल के आया रिजल्ट, 2 के प्लस 4 इजिकल टू 3 के -3। के निकाल सकते हो कि नहीं, के निकल गया 7, यही तो चाहिए था। कैसे निकाले, कहीं से कुछ इक्वेशन को सॉल्व किया क्या, नहीं, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 को लेकर, यानी कि कोएफिशिएंट को लेके हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाओ मेरे चैनल पर हर एक प्लेलिस्ट को देखो, सर आर.एस. अग्रवाल, सर आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी बुक का हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का मैथ को मैंने सॉल्व करके तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया है। जाओ जाकर सीखो, फायदा उठाओ, इस चैनल का फ्री में मिल रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, इसको अगर वेरीफाई करना रहेगा तो क्या करेंगे, के के जगह पर 7 पुट कर दो, के के जगह पर 7 पुट कर दो और देखो तो जरा सब इक्वल आ रहा है कि नहीं, सबका वैल्यू 1/3 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि मेरा के का वैल्यू बिल्कुल सही है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। जब हम तीसरे मेथड का बात कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बाद, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका तो वर्ड ही बता दिया यार, क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसा यानी अगर मेरे को a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दे दिया और a2x b2y और c2 इक्वल टू 0 दे दिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें हम a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकाल रहे थे, इसमें नहीं, इसमें हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला बनाएंगे, x बाई y बाई और c बाई। तो c तो यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1 बाई, क्यों, c तो कांस्टेंट है, यहां तो मेरा c वेरिएबल है नहीं, x वेरिएबल है लिख लिया, y वेरिएबल है लिख लिया, c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ क्या वेरिएबल, कुछ नहीं रहता, तो 1 मल्टीप्लाई जाता है, इसलिए 1। नीचे जो लिखना है हमको वो बहुत सोच समझ के लिखना है। अगर हम स्लाइड पे ध्यान दें तो मैंने कुछ ये एरो 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 ऐसे दिखाया, छोड़ दे, मत देख मत देख, मैंने ही स्लाइड बनाया, मैं ही मना कर रहा हूं, क्यों, देख ध्यान से देख, यहां पे अगर हम करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, अब दूसरा वाला मेरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मुझे क्या लिखना है, x बाई कुछ लिखना है, अभी आगे भूल जाओ, y बाई कुछ 1 बाई कुछ, x बाई लिखना है। x बाई जब लिखना रहेगा ना, x वाले टर्म को ना ढक देना, हाथ से ढक दो, क्या बचा, आगे b1 मिला, c1 मिला, b2 मिला, c2 मिला, x वाले टर्म को ढक दो हाथ से, कॉपी में ढक सकते हो ना, ढक दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हम जैसे इसको ढक के आगे बढ़ेंगे, मेरे को सबसे पहला कौन मिलेगा, b1, चलो लिख लो b1, b1 को ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, सीधे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे क्रॉस, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c2 के साथ, क्लियर। अब हम b2 को देखेंगे, तो b2 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे, c1 से, c1, समझ में आया क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b1 के साथ c2, b2 के साथ c1, बट बीच में क्या सिंबल आएगा, बीच में माइनस सिंबल, ये x बाई। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू y बाई जब लिखेंगे क्या करेंगे, देख y का टर्म को ढक देंगे, y का टर्म को ढक दिए, आगे बढ़ना है, बैक नहीं आना, पीछे नहीं आना, पीछे कभी मत आना, ढक दिए, आगे बढ़े तो क्या मिला, c1, तो लिखो c1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख ये चीज को अगर हम कंप्यूटर रहता है कॉपी पेस्ट करके आगे ले जाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, c1 c2, ये कहां चला जाता है, ये a1 आगे आ जाता है, a2 आगे आ जाता है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होता है,
C1 के साथ A2 और C2 के साथ A1। यानी कि इसको ढक देंगे तो आगे बढ़ेंगे, C1 मिला, C1 के बाद कौन मिलने वाला था इधर A2 और माइनस फिर कौन मिलने वाला था मेरे को C2, इधर कौन मिलने वाला A1। समझ में आ रहा, तरीका समझ में आ रहा जो बता रहा हूं, याद मत करना आपको, सीखो सीखो तकनीक, सीखो टेक्निक, ताकि कहीं पर भी तुम्हें भूल जाने वाला बीमारी ना हो, टेक्निक का यूज करोगे। अब आते हैं लास्ट 1 बाय, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा सब। 1 बाय यानी कि कांस्टेंट, इसको ढक दिए, कौन मिलेगा आगे बढ़ेंगे तो भाई फिर यही मिलेगा ना, आगे जाएंगे तो फिर यहां से यहां मिल जाएगा b1x b2y b1y b2y, यानी कि 1 को ढक देंगे तो मेरे को मिलेगा A1, इधर कौन मिलेगा B2 माइनस इधर कौन मिला A2 B1। ढक ढक के करो हाथ को, कहीं से भी मिस्टेक नहीं होगा। ये समझ में आया जो मैंने लिखा, बस उसी को तो यहां पे एरो से दिखाया कि भैया B1 के साथ C2 को लेना, अब B2 के साथ C1 को लेना। ये एरो को ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, वही चीज मैंने वहां बताया। क्लियर है? बता रहा है डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड एरो, जो हमने यहां लगाया है डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड एरो, मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, अपवर्ड एरो। देखो तो देखो, क्लियर? चल अब हम लोग देख लेते हैं इसको लिखने का तरीका। क्या लिखा? x बाई b1 c2 b2 c1। देख तो जरा क्या लिखे थे, b1 c2 b2 c1, y बाई c1 a2 c2 a1, y बाई c1 a2 c2 a1, 1 बाई a1 b2 a2 b1, 1 बाई a1 b2 a2 b1। तो हमें याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है, हाथ रखेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। आगे बढ़ेंगे, पीछे मत जाना, बैक मत जाना, फॉरवर्ड, हमेशा हम लोग फॉरवर्ड चलेंगे। इतना समझ में आ गया ना? चलो अब यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा? सिंपली दोनों ही बार में क्या करना, x के साथ इस कांस्टेंट वाले को ले लेना, x के साथ कांस्टेंट वाले को लेना, x बाई b1 c2 b2 c1, इसको लिख लेते हैं, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इजिकल टू, अगर इस कांस्टेंट वाले को ले ले 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अगर इसको बाई सेम कर दे तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई ये a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो निकाल के दिया है, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली अगर हम y के लिए करें तो y के लिए देखो यही चीज निकलेगा, करके देखो। यानी कि x का वैल्यू हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट से निकाल सकते हैं, y का वैल्यू हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट से निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला को हम समझ जाए तो याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को मैंने हाथ से छिपा छिपा के दिखाया, उसी तरह से तुम भी मैथ को बनाओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हमें टेक्निक आ रहा है हम टेक्निक का यूज करेंगे। क्लियर? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी हमने बहुत इजी तरह से समझ लिया है, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। दो इक्वेशन दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। सबसे पहले कोएफिशिएंट सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, यहां माइनस 46 हो गया, माइनस 74 हो गया। A1 का काम 2 कर रहा, B1 का काम 3 कर रहा, C1 का काम माइनस 46, उसको हम पहले आइडेंटिफाई करके लिख लेते हैं। देखो आइडेंटिफाई करके लिख लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमने कोएफिशिएंट को अलग कर लिया, A2 B2 C2। अब हमको यहां पे वैल्यू पुट करना है, जो हमने बताया था हाथ छिपा छिपा के, यहां लिखे। आगे में हम लोग जब सॉल्व करते चलेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू भी निकल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 8 निकला, y का वैल्यू 10 निकला। यहां ध्यान से देखो, अगर x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 10 निकला मतलब वही मेरा कोऑर्डिनेट है उन दोनों लीनियर इक्वेशन का। दो लीनियर इक्वेशन जो दिया है उन दोनों के एक यूनिक वैल्यू हुआ, मतलब वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट ये है। गॉट इट? तो एक इक्वेशन को जो दिया हुआ पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर क्यों? दो इक्वेशन दिया रहेगा तुमको, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए नाम दिया है लीनियर इक्वेशन से। तुम वेरिएबल आगे में लगा दिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशन मिनिमम रहेगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दिया हुआ दो इक्वेशन को हम लोग इन चारों में से
कोई भी मेथड से पूछे तो हम अब सॉल्व कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं हम लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में मास्टर बन गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियोस को सीख रहे हो और यहां तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में थैंक यू सर लिख दो और सब्सक्राइब कर लो ट्यूटर सुब्रतो चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल को बनाया हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैथ सिखाने के लिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के भी, ताकि हर बच्चा तक ये चैनल पहुंचे और हर बच्चा सीख सके खुद से मैथ को सॉल्व करना। याद नहीं रखना है, टेक्निक का यूज करना है। लास्ट स्लाइड क्या कहना देखिए, रेड्यूसिबल इक्वेशंस क्या होता है। जरूर नहीं है हर इक्वेशन में ना तुमको a1 b1 c1 ऐसा करके इजीली मिल जाएगा कि x और y दिया हुआ है। कहीं कहीं पे तुम्हारा वेरिएबल जो है ना वो डिनोमिनेटर में रहेगा, इक्वेशन में डिनोमिनेटर में रहेगा मेरा वेरिएबल। यानी कि मान लो एग्जांपल के तौर पर 5/x प्लस 3/y इजिकल टू 7 ऐसा दे दिया है, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? उसको हम लोग रेड्यूसिबल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कुछ दूसरा चीज मान के उसके बाद सॉल्व करते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन का हेल्प लेते हैं, थर्ड कोई वेरिएबल का हेल्प लेते हैं। थर्ड कोई वेरिएबल का हेल्प लेने के बाद उसका वैल्यू निकलेगा, वो सहायता करेगा मेरा इस वेरिएबल को सॉल्व करने में। तो अगर तुम्हें जानना है कि रेड्यूसिबल इक्वेशन के रूप में हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सीखने का इच्छा अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर, सिर्फ यस सर लिख दो। मैं इस पर पर्टिकुलर अलग से उसी तरह का क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, खास मेरे बच्चों के लिए। बट हाँ, अगर तुम डिमांड नहीं करते हो तो कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना सीख रहे हो उतना बढ़िया एग्जामिनेशन के लिए। एक आध मैथ छूट भी आएगा, क्या फर्क पड़ता है? 100% का अगर टारगेट है तो फर्क पड़ता है, लेकिन अगर 100% का टारगेट ही नहीं है, सिर्फ पास करना है, इट्स ओके, पास कर जाओगे। जितना मैंने लीनियर इक्वेशन को बताया है पास कर जाओगे। लेकिन अगर 100% सीखने का इच्छा है, वो भी टेक्निक का यूज करते हुए, ऐसा नहीं कि याद करके, तो फिर कमेंट में लिखो यस सर, लिखो यस सर। 10 भी कमेंट आया ना, मैं उस तरह का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एक सिंगल वीडियो बना के तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक खूब बढ़िया से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, घर परिवार का नाम रोशन करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ।